बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाजरीन, आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि अना को मारकर कौमी मफाद के लिए इख्तिलाफात को भुलाकर एक साथ आना होगा। जबकि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत आज पार्टी इजलास में पहले मरहले में पंजाब असम्बली तोड़ने पर इत्तफाक किया गया। इसके अलावा वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब आज कहते हैं कि ऐसी कोई वजह नहीं है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। इस समेत दिन भर जो अहम मौज़ूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम डॉक्टर साहब। सर, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की जानिब से इमरान खान साहब पर जहां इल्ज़ामात लगाए गए, वहीं इमरान खान साहब ने मईशत पर हुकूमत पर शदीद तनकीद की। ये इल्ज़ामात की सियासत और जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो इस वक्त टोटली मुख्तलिफ हैं। मामलात किस तरफ आप जाते देख रहे हैं? देखें जी, पहले तो ज़रा मौसम की बात करते हैं जी। बरतानिया में बर्फबारी हो रही है और इस कदर शदीद बर्फबारी है कि लंदन में तो इस वक्त -1 या 1, कुछ इलाकों में 0, लेकिन जो स्कॉटलैंड यानी जो दूसरे इलाके हैं स्कॉटलैंड वगैरह के, वहाँ पे -15 तक टेम्परेचर जो है वो गिर गया है और कुछ 350 के करीब फ़्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं। उनका जो रेलवे का सिस्टम है वो सारा, अब ये देखिए कि ये, मैं इसको क्लाइमेट चेंज तो नहीं कहूँगा, वहाँ बर्फबारी होती है इस तरह से, लेकिन चूँकि गर्मियों में हम वहाँ पे शदीद गर्मी और आग देख चुके हैं कि जो कि लंदन में लग गई थी और कई, और अब ये देखना है कि वहाँ पे जो सर्दी है वो किस हद तक जाती है। ठीक है, ये तो बड़ा एक अच्छा सा है कि वो क्रिसमस से पहले स्नो गिरती है और प्लेजेंट लोग एंजॉय भी करते हैं, लेकिन क्या ये मामूल की सर्दी है या सर्दी ज़्यादा इस साल पड़ती है, जो कि बहुत से जो क्लाइमेट को मॉनिटर करते हैं लोग वो कहते हैं कि इस साल जो है वो सर्दी ज़्यादा होगी। अच्छा, सही। अच्छा, पाकिस्तान में अल्लाह खैर करे, मौसम ठीक ही होगा, लेकिन यहाँ पर जो है वो कुछ भल सफाई का मौसम मुझे नज़र आ रहा है। आपको पता है भल सफाई क्या होती है? भल सफाई ये होती है कि वो जो नहरें हैं उनमें वो कचरा वचरा जमा हो जाता है, कचरा और रेत और ये सारा, तो फिर ये होता है कि वो उसके नतीजे में पानी आगे जाता नहीं है खेतों वेतों तक, तो फिर वो ये शुरू हो गया है भल सफाई का ना, अभी ये आगे और बढ़ेगा। तो वो भल सफाई फिर ऐसे करते हैं कि वो नहरें वहरें बंद करके ना सारे चारों तरफ से, तो कचरा रेत वेत उसमें से निकाल के, तो ताकि पानी चले। तो यहाँ पे भल सफाई का मौसम शुरू हो रहा है, ये हो गया है जी। और वहाँ पर जो है, और अभी तेज़ होगा आने वाले दिनों में भल सफाई का मौसम। वहाँ पे कहीं बर्फबारी हो रही है, कहीं कुछ है, तो ये ज़ाहिर है कि क्लाइमेट के ऊपर शहरी रहमान साहब ने बड़ी ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन दी है, तो वो कुछ आने वाले दिनों में यकीनन इसके ऊपर भी कुछ अपनी राय का इजहार करेंगी कि भल सफाई का मौसम क्या होता है। अच्छा, अब ये तो हो गया ज़रा मौसम के हवाले से मामलात, लेकिन सियासत में जो है वो अगर बगौर जायज़ा लेना बयानात का और बाकी सारे मामलात का, तो मैंने पहले थोड़ा सा आपको दर्जे हरारत तरह ठंडा ठंडा गर्मी कम नज़र आ रही है, यानी बयानात तो हैं लेकिन उसमें तलखियाँ और वो जो दुश्मनियों वाली बात होती है ना कि जान से मार देंगे छोड़ेंगे नहीं, उस तरह की बातें ज़रा कम हो रही हैं। जी हाँ, और उसकी वजह यह है कि जो मुख्तलिफ सियासी यानी PDM की भी सियासी शख्सियात, हुकूमत मुस्लिम लीग नून की भी संजीदा सियासी शख्सियात और जो तहरीक इंसाफ की शख्सियात भी यहाँ पे कहीं ट्रैक 2 चल रहा है। वो मानेंगे नहीं, लेकिन एक पसे मंजर, एक पसे पर्दा पसे मंजर में एक बात चल रही है। वो कह रहे हैं कि इलेक्शन वक्त पे होगा, अब उन्होंने कहना ज़रा कम कर दिया है। इमरान खान साहब ने फौरी इलेक्शन का वो भी ज़रा कम कर दिया है। तो दरमियान में कोई ऐसा मामला जिसके नतीजे में रियासत के मसाइल से कोई ताल्लुक नहीं है इन बयानात का। ठीक है, रियासत के मसाइल का ना कोई ताल्लुक है डेली मेल की कहानी से, ना वो उसका ताल्लुक है इस वक्त कि वो घड़ियाँ किसने घड़ी कहाँ जाके बेची, रियासत का। अच्छा, एक तरह से है भी और एक तरह से नहीं भी है, क्योंकि मसाइल बड़े हैं ना, तो आप पहले प्रायोरिटाइज करते हैं कि यार ये कौन सा पहले बड़ा मसला है, कौन सा दूसरा मसला है, तीसरा मसला है। तो अच्छा, अब उसमें तो ये पसे मंजर में बातचीत चल रही है और वो बातचीत ये चल रही है कि मतलब इंतखाबात
की तारीख, इंतखाबात कब रखे जाएं जी। और क्या आज आपने देखा होगा कि उन्होंने वो जो शहबाज शरीफ साहब से सवाल हुआ इंतखाबात के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि आइन के मुताबिक, उसके मुताबिक जैसे भी होगा। इमरान खान साहब ने आज जो बात की, उन्होंने कहा कि ये जो हमारी मुहिम चल रही है, जो कि हमारा एहतजाज है, एहतजाजी मुहिम जो चल रही है, जो मुख्तलिफ रैलीज वगैरह हो रही हैं, वो ज़ाहिर है लॉन्ग मार्च या हकीकी आज़ादी मार्च तो नहीं हो रहा, लेकिन उन्होंने साथ ही कहा कि ये जो हमारी रैलीज हैं और सारे मामलात हैं, ये अब इंतखाबी मुहिम का हिस्सा बन गए हैं। यानी इमरान खान साहब तो पहले ही इलेक्शन कैंपेन अपनी शुरू कर चुके हैं और वो कह रहे हैं कि अब ये इंतखाबी मुहिम का हिस्सा बन जाएगी, ठीक है। और वो अब ये कि असेंबलियाँ तोड़ी जाएं, ये तारीख वगैरह वो नहीं दे रहे। अब वो कह रहे हैं कि इसी को और मुल्क की मईशत और साथ ही ये कि यही अब एक इंतखाबी मुहिम भी बन गई है। उधर मुस्लिम लीग नून ने भी अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया है, ठीक है। उनकी भी रैलीज शुरू हो गई हैं, जो कि कल पंजाब के बहुत से इलाकों में हुई और आने वाले दिनों में वो मजीद होंगी। और वो भी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो, इलेक्शन ईयर है तो अब वो यानी एक तरफ तो ये भी आपको चंद रोज बयानात नजर आएंगे, इनमें तलखी थोड़ी सी शायद कम भी होती नजर आए। इससे ज़्यादा तो मुल्क मुतामिल नहीं हो सकता ना। अब तो एक दूसरे के सरों पे मतलब है कि जाके थप्पड़ मारने ही रह गए, जिस हद तक हमारी सियासत में बदकिस्मती तलखी हो गई है चंद सालों में। तो मुज़ाकरात हो रहे हैं और वो मुज़ाकरात यकीनन कहीं ना कहीं पहुंचेंगे। सही। अच्छा, अब उसमें इमरान खान साहब को ज़रा एक मिनट, अगर हम इमरान खान फैक्टर को ज़रा साइड पे करें और हुकूमत या इस अरेंजमेंट को देखें, सिर्फ देखें मुशर्रफ साहब का दौर आप निकाल दें, ज़िया-उल-हक साहब का दौर, मुशर्रफ साहब का दौर, जब मुल्क में फौजी आमरीत थी। अब आ जाएं 2008 से, यानी जरदारी साहब के दौर से आ जाएं। अब जरदारी साहब का जो दौर था, तो उस दौर के अंदर जरदारी साहब को एक बात पे फख्र होता था, जरदारी साहब को, गिलानी साहब को और राजा परवेज अशरफ साहब को। वो कहते थे कि हमारे दौर में कोई सियासी कैदी नहीं है। एक बात, कुछ चीजें होती है ना जो आप जिसके ऊपर बड़ा आप कहते हैं कि ये हमारे। अच्छा, मीडिया भी आजाद था, एक ही कोई शख्स था जो उसका शो बंद हो जाता था मेरे मुताबिक, बाकी मीडिया बिल्कुल मुकम्मल तौर पे आजाद था जी। अच्छा, फिर उसके बाद जो है, तो ये उनके 2-3 पॉइंट्स होते हैं ना कि सियासी कैदी कोई नहीं है और हमारे यहाँ आज़ादी है, राय की आज़ादी है, एक शख्स के अलावा, उसको माइनस कर दें, फजूल आदमी को, बाकी सब ठीक है, सब अच्छा है की रिपोर्ट। उसके बाद नवाज शरीफ साहब का दौर आया, तो नवाज शरीफ साहब के दौर में एक तो वो हामिद मीर साहब के साथ वाकया पेश आया। अच्छा, जब वो वाकया पेश आया हामिद मीर साहब के साथ, तो नवाज शरीफ साहब गए जी, ठीक है, कराची में गए, आगा खान हॉस्पिटल में उनकी इयादत की और वहाँ से उन्होंने बयान दिया कि हम बंदूक के साथ नहीं, कलम के साथ हैं। और फिर वो मामला आगे जो भी कुछ होते रहे, उनके ज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट से फिर मामला वगैरह ख़राब हुए सारे। लेकिन उनके दौर में भी आज़ादी इजहार राय पे मुकम्मल, यानी एक तरह से आज़ादी रही, सवाए एक शख्स के। वो शख्सी मुसलसल जो है वो पैमरा, कभी इधर कभी उधर, कभी डार साहब के छुरी तले, कभी बस वो वही, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जनाब इमरान खान साहब का दौर आ जाए, तो इमरान खान साहब के दौर में, अच्छा उनके दौर में भी सियासी कैदी वाला हिसाब नहीं था। यानी अगर आप नवाज शरीफ साहब का दौर भी देखें, उस दौर में हाँ ये कह सकते हैं कि कराची ऑपरेशन हुआ और उसमें गिरफ्तारियां हुई, तो वो उसको मैं ये अल्फाज में वापस लेता हूँ कि उसमें सियासी कैदी ज़ाहिर है लोग पकड़े गए, गिरफ्तार हुए, तो कराची ऑपरेशन और वो सारा चल रहा था। तो वो एक बात ऐसी है जो नवाज शरीफ साहब के दौर में, लेकिन ओनरशिप थी, यानी जो भी कुछ हो रहा था उसकी ओनरशिप नवाज शरीफ ले रहे थे कि जो कुछ हो रहा है, चौधरी निसार करें, कोई भी करे, वो चाहे वो ज़रब अज़ब हो, चाहे वो कराची ऑपरेशन हो, उसकी ओनरशिप कि ये नवाज शरीफ कर रहे हैं। तो वो इसको फख्र से बयान भी करते हैं नवाज शरीफ कि हमारे दौर में वो कराची का अमन कायम हुआ, ठीक है, और हमारे दौर में जो है ये ज़रब अज़ब हुआ, और वो इलाके जो पाकिस्तान जहाँ पे जो बिल्कुल नोगो एरियाज बन गए थे, चौधरी निसार साहब सारे मुज़ाकरात हुए, फेल हुए सारा, तो वो उसकी ओनरशिप भी उन्होंने ली। अच्छा, फिर उसके बाद इमरान खान साहब का दौर आया, तो इमरान खान साहब के दौर में आज़ादी इजहार राय की तो बात ही ना करें आप। इजहार राय
क्या खाक होना था लोगों को उठा के, कोई इधर अगवा, कोई इधर गया, कोई इधर गया। बाद में इमरान खान था, मुझे पता ही नहीं था। अच्छा, मतलब मुझे तो कोई 55 दिन बाद पता चला कि डॉक्टर शाहिद तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम 55 दिन बाद मुझे पता चला, मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा, और फिर कई लोग अगवा हो गए, सारे वाकयात पेश आए, ठीक है, कोई शुमाली इलाकों में जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। खान साहब ने बाद में कहा मुझे पता ही नहीं था, मुझे तो पता ही नहीं था कि क्या हुआ। तो खान साहब ने उसकी ओनरशिप ही नहीं ली। जरदारी साहब के दौर में तो जरदारी ओनरशिप लेते थे, नवाज शरीफ के दौर में वो नवाज शरीफ ओनरशिप लेते थे ना, कि ये ऐसे हो रहा है, ऐसे नहीं हो रहा, ऐसे हो रहा है, ऐसे नहीं हो रहा, ओनरशिप। यहां पर ओनरशिप ही उन्होंने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं क्या होता रहा भाई, नैब कौन चला रहा था, मुझे क्या पता, ये क्या हो, मुझे क्या, खान साहब को उन्होंने कहा मुझे तो पता ही नहीं, बाला और मुझे तो कुछ भी नहीं बताया किसी ने। अच्छा, वो भी चलें, एक अजीब सा दौर हुआ। लेकिन ये जो दौर है, अब इस दौर में कौन कौन है, इसमें है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। देखें, तारीख लिखी जाएगी ना, इस तारीख को तो लिखेंगे ना, तो आप फिर मुख्तलिफ हवालों से आप देखेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ादी इज़हार राय, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसके कारकुनों को जब मार्शाल्लाह लगा तो जनाब फांसियां लग गई, कोड़े लगे, ये हुआ, तो वो इस अरेंजमेंट का हिस्सा है। ठीक है, मुस्लिम लीग नवाज, उनकी हुकूमत है। अब आप ये नहीं कह सकते कि हमें नहीं पता कि आजम स्वाति के साथ क्या हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, जो भी आपके दौर में हो रहा है, ये ज़हन में रखें। अरशद शरीफ की अगर जान गई है, आपके दौर में गई है, ओनरशिप आपकी होगी। कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, ये ना कि हमें नहीं पता था भाईजान, ऐसे नहीं होगा। ओनरशिप लेंगे और ले रहे हैं, अगर मईशत की भी ले रहे हैं, इजहार राय की भी ले, बहुत आजादी है, इजहार राय लेनी पड़ेगी ओनरशिप। ये भी ओनरशिप, अच्छी बुरी सारी, मईशत खराब हुई, अच्छी, हर चीज की ओनरशिप लेनी पड़ेगी कि ये हुआ हमारे दौर में, ऐसा है भाई, ये हमारे डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स हैं, ये हमारे जो आज़ादी इज़हार राय के क्रेडेंशियल्स हैं, ये इमरान खान के दौर के थे, ये हमारे दौर के हैं, ये उनके, तो सारा कंपैरिजन होगा ना। तो सियासी जमातों को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि ओनरशिप आपको हर चीज की लेनी पड़ेगी। इमरान खान को हर चीज की ओनरशिप लेनी पड़ेगी। इमरान खान से बच के निकल नहीं सकता कि मुझे तो पता ही नहीं था। वो किसी को अगवा करके ले गए, किसी को कहीं गोली लग गई, मुझे पता ही नहीं था। ठीक है, नहीं, ओनरशिप आपको लेनी पड़ती है। ठीक है, मुझे क्या पता नैब ने उठा उठा के डाल दिया लोगों, ना 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 ना, ओनरशिप लेनी पड़ेगी क्योंकि आप हुकूमत में थे वजीर आजम। इसी तरह से शहबाज शरीफ वजीर आजम हैं जब आजम स्वाति के साथ ये हो रहा है, और जनाब शहबाज गिल, ओनरशिप लेनी पड़ेगी आपको। ये नहीं कि हमें कुछ नहीं पता जी, आप बैठ गए आके जी डेली मेल की कहानी और वो तोशा खाना, ना ना ना, ओनरशिप मुकम्मल, मुकम्मल ओनरशिप। ठीक है, हमें पता ही नहीं था, हमने भी टीवी पे सुना ही हो गया, ऐसे नहीं होगा। खान साहब को भी, इनको भी, जिसकी जमात, वरना ऐसा नहीं है कि यार ये अच्छी जी गुडी गुडी चीजें हमारे ऊपर डाल दो, ये उस पर डाल दो, ऐसा नहीं होगा। तो ये एक सियासी जमातें हैं। अख्तर मेंगल साहब इस हुकूमत का हिस्सा हैं, अख्तर मेंगल साहब, एएनपी, यानी पुरानी आप कहें कि उनकी एक सियासी जद्दोजहद, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज, मतलब उनकी एक हिस्ट्री है। तो इसलिए जो कुछ हो रहा है उसकी जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी, जैसे खान साहब को लेनी पड़ रही है। और वो खान साहब को लोग कैसे यानी छोड़ रहे हैं लोग, मुझे पता ही नहीं था, लोग नहीं मान रहे, कहते क्या बात करते हैं आप। इसी तरह इनको लेनी पड़ेगी कि इनके दौर में क्या हो रहा है। इशू क्या है, मईशत। ठीक है, अब आप कहें पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं होगा, अल्लाह ना करे कभी डिफॉल्ट हो, और वो तो बॉन्ड्स की पेमेंट्स हो जाएगी, ये भी सऊदी अरेबिया से। लेकिन मईशत में उधर आपके डॉलर जो आ रहे हैं, ज़र मुबादला के ज़खायर कम नहीं हुए, और क्या ज़र मुबादला के ज़खायर महीना डेढ़ महीना नहीं रह गए, और क्या ये खबर नहीं आई कि 7.5 लाख पाकिस्तानी इस साल यूथ नौजवान मुल्क छोड़ के चले गए हैं, और हर तीसरा आदमी चाहता है मैं पाकिस्तान को छोड़ के चला जाऊं, नौजवान। कैसी ये रिपोर्ट्स नहीं आई, आ गई है ना, ये पेश कर दी गई हैं। ठीक है, अच्छा, और ये हम चाहें तो इसकी स्लाइड भी दिखा सकते हैं कि ब्रेन ड्रेन एक्सेलरेटेड इन 2022। ठीक है ना, 7,65,000 डॉक्यूमेंट शो कर रही हैं कि 7,65,000 एजुकेटेड यूथ लेफ्ट कंट्री फॉर जॉब्स ओवरसीज। जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अच्छा, अब ये भी नहीं हम कह सकते कि सारे मसाइल इस हुकूमत के हैं। मईशत हम कहेंगे सारा का सारा डॉक्टर साहब ने किया, नहीं। या हम कहेंगे सारा का सारा मफ्ता इस्माइल ने किया, नहीं। या हम कहेंगे सारा का सारा शौकत,
इश्यूज हैं, लेकिन उन इश्यूज की ओनरशिप में आप देखें कि कितनी ओनरशिप ले सकते हैं। और मैंने कहा चूंकि पॉलिटिकल पार्टीज हैं एक तारीख के साथ, यानी उनकी तारीख है, ऊंच नीच, नवाज शरीफ साहब का पहला दौर, दूसरा दौर, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये वो सारा सब आता है, इसमें सब काउंट होता है। अच्छा, अब उसमें जो इश्यूज हैं, इश्यू सबसे बड़ा जो खड़ा हो गया वो मईशत खड़ा हो गया, और डिफॉल्ट तो पाकिस्तानी करेगा, इसमें कोई शक नहीं, बट टेक्निकली आप इसको एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहे हम लोग बतौर रियासत, डॉक्टर साहब को कहने बतौर रियासत में एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहे कि हमारे पैसे कम क्यों हो रहे हैं, और फिर हम जाके सऊदी अरेबिया से अब हम लोन लेंगे, डिपॉजिट लेंगे, चाइना से क्या होगा, उधार तेल लेंगे, क्या करेंगे, लेकिन और उसके बाद फिर ये 1-2 महीने खींच लेंगे, ठीक है, लेकिन फिर क्या होगा, तो मतलब आगे का क्या होगा। अच्छा, टाइम भी कम है, एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनानी है। देखिए, डॉक्टर साहब को जितना क्रिटिसाइज हम कर सकते हैं हमने कर दिया ना। मसला ये है कि वो उनके पास, वो कहते हैं कि मैं जब आया हूं तो मुझे पता नहीं था ये हाल है, और वो मिफ्ता इस्माइल साहब, उनका मसला खड़ा हो गया। या तो मिफ्ता इस्माइल को ही रखते, क्योंकि मिफ्ता इस्माइल को रखा हुआ था, वो मतलब बेचारे सुनते रहते थे, तो डॉक्टर साहब तो पॉलिटिकल यानी नवाज शरीफ साहब की नुमाइंदगी करते हैं, तो ये बहुत ही अजीबोगरीब सूरत हाल है कि वही कहें कि वो देखो जब हमारा दौर था तो इतने होते थे। तो सर इसाक डार साहब आए इसीलिए हमारे दौर में वो कह रहे थे कि मैं मुआशी बेहतरी लाऊंगा, हमारे दौर में ओबामा अमेरिका का सदर होता था, याद करो अमेरिका का सदर ओबामा होता था, ठीक है ना, अब बाइडन हो गया है, ठीक है, हम ओबामा को छोड़ के गए थे, हम डॉलर इतने पे छोड़ के गए थे, अब ये ऐसे हो गया। इश्यू ये है कि रिफॉर्म्स नहीं हो पा रहे। अच्छा, इलेक्शन ईयर में अब जाते हैं तो आपने रिफॉर्म्स खा करने हैं, क्योंकि उसमें तो आपने देना, डिलीवर करना होता है ना, कि आप देते हैं लोगों को। इसीलिए नवाज शरीफ साहब की वापसी की बात हो रही है, नवाज शरीफ साहब की वापसी होगी तो फिर उसमें मतलब है कि महंगाई जो भी होता है, जैसे भी कुछ होता है, लेकिन नवाज शरीफ साहब की वापसी बहरहाल एक मुस्लिम लीग नून के अंदर रूप होंगी, वो भी जनवरी में आ रहे हैं, और इमरान खान साहब इसी, तो एक तरह से आप देखें कि अब वो मार्च में हो, अप्रैल में हो, मई, जो भी कुछ हो, लेकिन मुल्क एक इलेक्शन फेज में जा रहा है, और ये सबको इदराक हो रहा है इस बात का, पॉलिटिकल। लेकिन नूर आलम खान साहब ने आज असेंबली में सवाल उठा दिए कि वजीर खजाना किधर है, और ये आते क्यों नहीं है, और ये मुल्क का क्या हाल हुआ है। तो मतलब ये सबको इदराक है इस बात का, तो इसीलिए सब वो पॉलिटिकल बात करते करते, यानी ये मैं इमरान खान साहब के से हट के बात कर रहा हूं, हुकूमत के अंदर खुद भी इदराक है इस बात का कि इश्यूज जो हैं वो ज्यादा ही, और कब तक शहबाज शरीफ 78 रुकनी काबीना को लेकर चलेंगे। तो इसका कोई ऐसा हल निकाला जाए कि जहां पे रिलीफ दी जाए, आगे बढ़ा जाए, नवाज शरीफ साहब वापस आए, इलेक्शन का माहौल, वो तारीख जो भी हो। मैंने आपसे कहा ना, वो जनवरी में कैसे हो सकते हैं, यानी इलेक्शन में तो महीने चाहिए ना जब भी हो, लेकिन कोई अप्रैल, कोई मार्च, कोई मई, कोई ऐसे करके इलेक्शंस का एक मूड बने जिसमें नवाज शरीफ साहब, मरीम नवाज साहब वापस आए, इंटर पार्टी इलेक्शन हो, उधर भी इंटर पार्टी इलेक्शन हो, और ये सारे के सारे पीपल्स पार्टी भी इलेक्शन, ये इलेक्शन की तरफ मामला, क्योंकि चंद महीने अब रह गए हैं, और चंद महीने इतनी बुरी माशी सूरत हाल जो है उसमें ये हुकूमत, ये अरेंजमेंट, ये भाई शहबाज शरीफ साहब की क्या, देखें ना, इशू ये है कि वो प्रॉब्लम्स हकीकतन है, मतलब मैं इनको ब्लेम नहीं, इनको ब्लेम से इस बात कर रहा हूं कि ये 78 रुकनी काबीना जो है, तो खर्चे नहीं कम हो रहे हैं, इलेक्शन ईयर में कम भी नहीं हो सकते, तो सवाए इसके कि वो आप उसी में खर्चे कम करके और सियासी अदम इस्तेकाम कम करके, और नवाज शरीफ साहब की वापसी हो, मरीम नवाज साहब वो अपनी कंपेन करें, इमरान खान साहब अपनी कंपेन में जा रहे हैं, और ये मामला आगे मई, जून, जुलाई, अगर जो भी महीना सूट करता है, लेकिन एक लोगों में हो कि अच्छा जी अब मुल्क जा रहा है एक प्रॉपर इलेक्शंस की, तो इलेक्शंस के ऊपर बातचीत हो रही है, और इदराक सबको इस बात का हुकूमत के अंदर, मैंने कहा इमरान खान साहब को साइड पे, हुकूमत में इदराक इस बात का है कि मैशत के बगैर और ये इस तरह से ये मामला आगे चल नहीं सकता। ठीक, तो अगले चंद दिनों में आपको इसकी अलामात नजर आएंगी कि इलेक्शन की तरफ तमाम सियासी जमातें जा रही हैं। सर एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब की जो वतन वापसी है वो इमरान खान साहब की जानिब से जो सूबाई असेंबलियों को तहलील नहीं, असेंबलियां मेरा नहीं ख्याल, वो तो मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब असेंबलियां को परवेज इलाई साहब तहलील करेंगे, तो ऐसे उसके बगैर क्या नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे? वो तो दो टूट गई, पैसा दो में कराओ इलेक्शन, वो तो मुल्क, यानी असेंबलियां तहलील नहीं होंगी। नहीं, असेंबलियां तो अब वक्त भी नहीं है, अब ना वक्त है, ना वो परवेज इलाई साहब का दिल चाहता है, ना वो, तो असेंबलियां तहलील हो जाए, 2 में इलेक्शन, वो तो मुल्क और अदम इससे काम हो जाएगा। तो एक सारे इन अकाबरीन को बैठ के कुछ चीज तय करनी होगी, जो भी महीना रखें, मई रखें, अभी इमरान खान मार्च कह रहे हैं, ठीक है ना,
वो अप्रैल नहीं तो मई कर देंगे, वो मतलब आगे पीछे करके अब ये मतलब जमहूरियत को आगे चल, ये और चीज चाहिए, ये चलेगा, ये हो रहा है, ये बात हो रही है, ठीक है। क्योंकि वो बात ठीक कह रहे हैं ना कि सियासी अदम इस्तेकाम तो मौजूद है अपनी जगह, और मईशत जो है वो बिल्कुल हचकोले खा रही है, IMF तो उनकी शराइत ये वो, तो उसमें वही बात हुई कि इलेक्शन का ऐलान हो गया, नवाज शरीफ साहब वापस आके कंपेन करें। वो मुस्लिम उनका ये बयानिया और बिल्कुल दुरुस्त है बयानिया कि नवाज शरीफ साहब की वापसी होगी और इलेक्शन की तरफ फिर वो कंपेन लीड करेंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता आपको मुल्क इलेक्शन की तरफ जाता नजर आएगा। और मैं आपको ये बात क्यों कह रहा हूं, देखें आज ये कल तो हुआ ना वाकया, ये कल वाकया पेश आया जो बड़ा अफसोसनाक था, जिसमें 6 जो हैं वो शहरी शहीद हुए और क्रॉस बॉर्डर अफगानिस्तान से फायरिंग से। अच्छा, आज जो है वहां पर एक अजब वाकया पेश आया है, और वो वाकया ये है कि वहां पर जो काबुल है, काबुल के बिल्कुल वस्त में लोगान होटल है, लोगान होटल बड़ा होटल है काबुल के अंदर। जब से अमेरिकन गए हैं ना, तो काबुल एयरपोर्ट से बाहर निकले तो बड़ा सा बिलबोर्ड नजर आता है, चाइना टाउन, ठीक है। आप बाजारों में जाएं, बहुत से चाइनीज उनकी दुकानें हैं। चाइना ने बड़ी जगह ले ली है, लिथियम के हवाले से, उनके मिनरल्स के हवाले से बात हो रही है। CPEC के अंदर वो ज्वाइन करना चाहते हैं, बेल्ट एंड रोड के अंदर अफगानिस्तान को। और वहाँ पर बाज़ारों में आपको बहुत चाइनीज़ दुकानें नज़र आती हैं, लोग चाइना का सामान, क्योंकि चाइना का बॉर्डर, अफगान बॉर्डर से वो जो हम दिखा चुके हैं पहले, एक बॉर्डर भी मिलता है जाके। तो आज जो है वो ये जो लोगान होटल पे अटैक हुआ जिसमें 3 हमलावर मारे गए, ये वो होटल है जहां चाइनीज ठहरते हैं। अच्छा। यानी ये चाइनीज पे अटैक हुआ है। सही। और ये जो अटैक है इसमें कोई किसी यानी रिहाइश पजीर शख्सियत का तो ना कोई जख्मी हुआ, ना कोई किसी को नुकसान पहुंचा, लेकिन यहां पर ये अटैक हुआ है और चाइनीज के ऊपर अटैक हुआ है। और वो अगर हमलावर अंदर दाखिल होने में कामयाब हो जाते तो चाइनीज जो हैं वहां पे ठहरे हुए जो लोग थे उनकी जानें आज खतरे में थी। तो अब इसके बाद चाइना का क्या रद्द-ए-अमल होगा? चाइना की तरफ से, उनकी तरफ से सिर्फ इतना कहा गया है कि हमारे शहरी महफूज हैं और ऑपरेशन क्लीन अप में लोग मारे गए। दूसरा वाकया जो इससे भी ज्यादा मेरा ख्याल है, इस इक्वली खतरनाक बात है, लेकिन मैं इसको ब्रेक पे जाने से पहले उसको मैं डिस्कस जरूर करूंगा। वो ये है कि यहां पर 15 जून 2020 के बाद ये है 2022 का इख्तिताम हो रहा है। इस दौरान तल्खियां रहीं चाइना की और भारत की मुख्तलिफ इलाकों में, खास तौर पे जो ये जो साबिका LAC होती थी, तो उसके आप समझ लें कि लद्दाख के इलाके में, यानी मशरकी इलाके में, और इसका जो मगरबी हिस्सा है वो जाहिर है कि वो इलाका है जिसको अरुणाचल प्रदेश कहते हैं। अब जनाब क्या हुआ है कि वहां पर लड़ाई हुई है, जंग हुई है, झड़पें हुई हैं, झड़पें। अच्छा। और ये पहली दफा झड़पें हुई हैं उस 15 जून जब ये 20 इंडियन फौजी मारे गए थे, उसके बाद ये पहली दफा झड़पें हुई हैं। ये ग्रीन नजर आ रहा है आपको अरुणाचल प्रदेश, ये बिल्कुल यानी एक एंड वो है और एक एंड ये है, ठीक है। लद्दाख उधर से आप करें, ये दरमियान में ये पूरा चाइना, तो ये अरुणाचल प्रदेश जिसको वो कहते हैं कि ये हमारा हिस्सा है, जी हमारी टेरिटरी, चाइना ये कहता है। यहां पर लड़ाई हुई है और यहां पर उस लड़ाई में लातादाद लोग जख्मी हुए हैं। अच्छा। भारतीय फौजी। सही। और यहां पर इस खबर को जाहिर है कि रेफरेंस देना जरूरी है, तो मैं द हिंदू का रेफरेंस यहां पे दे रहा हूं, जो 12वीं खबर है हमारी, कि सेवरल इंडियन सोल्जर्स इंजर्ड इन क्लैशेस विद चाइनीज PLA, ये पिछले जुम्मे को 9 दिसंबर को, इन फर्स्ट सच इंसिडेंट सिंस गलवान। गलवान के बाद पहली दफा क्लैशेस हुए हैं जिसमें जख्मी हो गए कई। अच्छा, अब इतलात वहां से जो लोगों से बात हो रही है, कुछ वो कहते हैं कि जान मारे भी गए हैं फौजी, लेकिन हम उस खबर पे रहेंगे जो कि सरकारी खबर आ रही है, क्योंकि सेंसिटिव इशू। वो कह रहे हैं कि इंडियन फौजी मारे भी गए हैं, हम नंबर नहीं बता रहे हमारे, यानी उनका जो ऑफ द रिकॉर्ड बात हो रही है। NDTV ये कह रहा है कि इंडिया चाइना ट्रूप्स क्लैश नियर LAC इन अरुणाचल लास्ट वीक। तो 3 जो हैं वो यहां पे 2 हम सोर्सेस कोट कर देते हैं, यानी ये माइनर इंजरीज, ये कह रहे हैं कि माइनर इंजरीज हैं,
फ्यू पर्सनल को वो कह रहे हैं कि कुछ जाने भी चली गई हैं और दोनों तरफ से फिर जो है वो फायरिंग रुकी है और झड़पें रुकी हैं, लेकिन वो कुछ कह रहे हैं कि फिर दोबारा उसी तरह से जैसे पहले हुआ था, वो डंडे वगैरह इस्तेमाल हुए थे जिन पे कीलें थी, कुछ कह रहे हैं फायर हुए। इसकी डिटेल्स बहरहाल कल तक आ जाएंगी, लेकिन ये बड़ी अजीब और बड़ी अफसोसनाक बात है कि ये फिर मौसम सरमा के अंदर बहुत, ये तो सर्दियों में, वो उस वक्त तो सर्दियां नहीं थी, बर्फ पिघल, सर्दियों के मौसम में फिर और बिल्कुल मुख्तलिफ जगह पे, यानी एक लद्दाख एंगेज है यहां पर और अब ये दूसरा जो बिल्कुल अरुणाचल प्रदेश पे, और ये वो जगह है जिसके नीचे वो तमाम ये 7 बहनें, सेवन सिस्टर स्टेट्स, भूटान, आगे यहीं से कंटिन्यू करेंगे वापस आके नेपाल के उस तरफ। जी ठीक है नाज़रीन, एक ब्रेक हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, ये जो सरहदी तनाज़े की आप जिक्र कर रहे थे भारत और चीन के दरमियान, इसका दोनों ममालिक के ताल्लुकात पे क्या असर पड़ने पाकिस्तान के ऊपर? पाकिस्तान के एक तरफ जो है वो हमारे 2 पड़ोसी ममालिक, हमारे मगरबी सरहद पे प्रॉपरली आज जो मैंने कल बात की थी, और मैं इसको अभी तक इसके ऊपर मजीद कोई कमेंट्स करने से गुरेज कर रहा हूँ, मैं समझ भी नहीं पा रहा कि ये जो प्रीमियर शी जिनपिंग का दौरा हुआ है सऊदी अरेबिया का, उस दौरे के दौरान जो स्टेटमेंट आई, मैंने कल भी बात की थी कि उन्होंने ज़रा मोहतात बात की कि हमने, हमारे एक ऑफिशियल ने एहतजाज किया है चाइना के, ईरान ने ये, लेकिन आज का जो तेहरान टाइम्स है उसने इस बात को चूंकि खुल के कह दिया, और मेरे लिए ये बात इसलिए थोड़ी सी वो 3 जज़ायर के हवाले से जो हमने बात की, अबू मूसा और ग्रेटर तम, और तो तेहरान टाइम्स ने आज ये बात की है, जो हमारी 16वीं स्लाइड है, कि ईरान समन्स, अब ये जो है ना, ये ज़रा संजीदा बात हो गई है। ईरान ने चाइनीज एम्बेसडर को बुलाया है जॉइंट स्टेटमेंट पे, पर्शियन ये गल्फ कॉरपोरेशन, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक तो ये बात हो गई। दूसरा, तेहरान टाइम्स ने एक पूरा आर्टिकल लिखा है कि चाइनाज रॉन्ग मूव, चाइना ने गलत एक मूव चली है ऑन द रॉटन रोप ऑफ पर्शियन गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल, रॉटन रोप, ठीक है। तो चाइना के ऊपर मैंने कम से कम हालिया चंद सालों में या दिहाइयों में, मेरा नहीं ख्याल कि मैंने कभी भी ईरान की तरफ से चाइना के अगेंस्ट इतना सख्त मौक़िफ़ देखा हो, ठीक है। और वो बयान सिर्फ किया कि वो वहां पर उन्होंने स्टेटमेंट ये दिया, चाइना की तरफ से डाउन प्ले किया गया इस बात को, चाइना ने नहीं किया ईरान के ऊपर, क्योंकि 25 साल का उनका मामला है चाइना के साथ, और जाहिर है कि वो इसको बहुत ऑब्जर्व कर रहे होंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि दोनों ममालिक के दरमियान ये मामला मजीद तलखियों की तरफ नहीं जाएगा। लेकिन चाइना और ईरान, ये मेरे लिए बड़ी अजीब सी बात है, क्योंकि चाइना ने पाबंदियों के दौरान बहुत ज़्यादा ईरान को सपोर्ट किया। अच्छा, तो अब ये एक तरफ ये मामला हो रहा है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान से यहाँ पर अमेरिका ने बड़ा इंटरेस्टिंग बयान दिया। अमेरिका का बयान सबसे, ये जो पाकिस्तान पे जो क्रॉस बॉर्डर हुआ जिसमें 6 शहरियों की जो शहीद हो गए, उसमें अमेरिका की तरफ से स्टेटमेंट आया है कि अब आइंदा अगर किया तो हम वार्न कर रहे हैं अफगानिस्तान को, हम अफगानिस्तान में जाके उन लोगों को खत्म करेंगे जो पाकिस्तान पे हमला कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, ये दिन भी आना था 12। तो लेकिन उससे ज्यादा, एक तो वो वाकया पेश आया, उससे ज्यादा संगीन वाकया चाइनीज नेशनल्स जहां ठहरे हुए हैं, और राइटर्स को कोट करते हैं, हम राइटर्स को कोट कर देते हैं, जो हमारी 9th स्लाइड है, कि चाइनीज नेशनल्स पे अटैक हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे ये लोगैन होटल जो है, ये चाइनीज नेशनल्स का इलाका है, और चाइनीज के ऊपर अटैक होना, तालिबान और ये सारे वहां पहुंचे, लड़ाई हुई फोर्सेस की, फिर उसके मार दिया लोगों को, लेकिन चाइना के लोगों पे अटैक होना अफगानिस्तान से। फिर इंडिया और चाइना का महाज खुल गया, और ये सख्त महाज खुला है क्योंकि उस तरफ खुला है वहां, ये तो एक तो यहां ऑलरेडी मौजूद है ना। अच्छा, आज ही के दिन फाइनेंशियल टाइम्स के अंदर एक आर्टिकल आया है जो बड़ा डिटेल, लॉन्ग रीड जिसे कहते हैं ना, और वो ये आया है उन्होंने इस मौके पे कि कैन चाइना बिल्ड, जो हमारी 13वीं स्लाइड है, कैन चाइना बिल्ड अ मिलिट्री स्ट्रॉन्ग इनफ टू डेटर इन इंडिया, डिटर चाइना। अच्छा, इसको पढ़ें तो बड़ी लंबी चौड़ी बात, और मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन सिर्फ उन्होंने जो कंपैरिजन किया है ना,
फौजों का कि पहले तो उन्होंने ये जो सर्कल्स वाला एक स्लाइड हमने पहले दिखाई थी, वही कह रहे हैं कि जी जो इनकी फौज है, यानी बड़ी फौज है, उसका कंपैरिजन इस तरह से होता है कि एक्टिव आर्म्ड पुलिस एंड पैरामिलिट्री रिजर्व्स ये चाइना है और उसके मुकाबले में इंडिया ये है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद वो बताते हैं कि जी स्पेंडिंग जो है मिलिट्री के ऊपर, फौज के ऊपर, वो उन्होंने ग्राफ दिखाया है कि चाइना की कहां पे है और इंडिया की कहां पर है, ठीक है। ये फिर ग्राफ उन्होंने ऐसे दिखाया है पूरा, ये ऊपर चाइना है, नीचे इंडिया है। फिर तीसरी बात वो कंपेयर कर रहे हैं ये जो फाइटर्स हैं, यानी फाइटर प्लेन्स, अच्छा उन जहाजों, वो कह रहे हैं 2801 बमबार जंगी जदीद तैयारे, और यहां पे उनके मुकाबले पे इंडिया जो है वो तो बिल्कुल ही छोटा सा नन्ना मुन्ना सा नजर आ रहा है अगर आप कंपेयर करें एयर पावर को। फिर वो कह रहे हैं कि जी नेवी के अंदर, हाई सीज के अंदर क्या सूरत हाल है। हाई सीज के अंदर फिर वो एक, ये फाइनेंशियल टाइम्स ने डबल है जो बड़ा थिंक टैंक दुनिया का, ठीक है ना, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज, तो फिर वो कंपेयर कर रहे हैं ये बहरी फौज को। तो ये झड़प एक लंबा फड्डा पड़ गया है, और ये इसका एक नया महाज खुल गया आज के दिन से, और वो खुला है दूसरे एंड पे, यानी बिल्कुल मशरिक पे, ठीक है, ऑब्सलीट होने वाली एलएसी के मशरिक में, ठीक है। इससे पहले ये गलवान और लद्दाख यहां पे था। अच्छा, फिर उसके साथ ही दूसरी जो देखें, हम सारी चीजों को हमने इकट्ठे हम इनको अलग नहीं कर सकते। अफ्रीका जो है, अफ्रीका, यूरोप के अंदर जंग चल रही है, यूरोप की जंग के असरात जो हैं वो पूरी दुनिया पे आ रहे हैं, ठीक है। हमारे पाकिस्तान से लेके, इंडिया से लेके, वो उधर आसियान कॉन्फ्रेंस होती है, यूक्रेन डिस्कस हो रहा होता है। तो लेकिन जो अफ्रीका है, अफ्रीका को हम इस वक्त, आप समझें कि जो अगले चंद साल, इस वक्त भी अफ्रीका को हम भूल नहीं सकते। अफ्रीका के अंदर मतलब पिछली 2 दिहाइयों में, यानी समझ लें कि 20-22 सालों में रशिया और चाइना अपने कदम जमा चुका है जी। और उनका हर 3 साल के बाद चाइना और अफ्रीका के ममालिक की समिट होती है। अफ्रीका जो है उसमें 54 मुल्क हैं, 54। सही। सोमालीलैंड को नहीं मानते, वरना वो 55 हो जाए, तो एक फड्डा पड़ा रहता है कि कितने मुल्क हैं अफ्रीका में, तो बहरहाल हम भी 54 ही कहेंगे क्योंकि 54 मानती हैं यूनाइटेड नेशंस वाले। कल जो है वो तमाम अफ्रीकन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जी, कल तमाम अफ्रीका के तमाम ममालिक के सरबराहान मुमलिकत वाशिंगटन जा रहे हैं। अच्छा। और वो अगले 3 रोज वाशिंगटन रहेंगे, और वहां पर वो व्हाइट हाउस के मेहमान होंगे, फिर वो समिट्स होंगी, 1000 के करीब उनके साथ डेलीगेट्स हैं, मुख्तलिफ फंक्शन। तो 3 दिन तक अमेरिका अफ्रीका समिट होगी, क्योंकि अमेरिका अफ्रीका से हट के है, जिसके दौरान में एक तो वैगनर ग्रुप, एक तो रशिया, ठीक है, और रशिया तो मुकम्मल मौजूद है, टर्की मौजूद है, उनका नुक्ता नजर है। ये लिबिया में हो रही है ना जंग, तो लिबिया में टर्की आपको एक तरफ नजर आता है, रशिया एक तरफ नजर आता है, यूएई मौजूद है, ये सारे मुल्क मौजूद हैं। अमेरिका कहीं दरमियान में अपने आप को गायब कर गया, ठीक है। टर्की मौजूद, सऊदी अरेबिया मौजूद, यूएई मौजूद, जिबूती पहली जगह जहां पर चाइना है। लेकिन फिर एक और मसला हुआ, ये सिर्फ आपको मैं एक ये मैप जरा दिखा दूं, तो मैप जरा अगर आप देखें तो इस मैप में आपको नजर आएगा कि ये अफ्रीका में बेसिस आपको नजर आएंगी। ये गैर मुल्की बेसिस कितनी है, ये तो हम पहले भी दिखा चुके हैं। तो एरिटेरिया, जिबूती, सूडान, चाड, नाइजर, इधर आगे पीछे मौरितानिया, सेनेगल, ये फौजी बेसिस हैं, ठीक है। लेकिन अफ्रीका की इंपॉर्टेंस ये है कि अफ्रीका में बंदरगाहें बहुत हैं। जहां बंदरगाहें हो और चाइना ना हो, सवाल ही पैदा नहीं होता। बंदरगाहें हो और चाइना ना हो, तो फिर उसके बाद जरा आप ये चार्ट देखें कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट इन अफ्रीकन पोर्ट्स, यानी आप ये देखें आइवरी कोस्ट पे भी है, तो जनाब मौरितानिया में भी है, तो जिबूती पे भी है, तो तंजानिया में भी है, तो मोज़म्बिक, इन तमाम बंदरगाहों को या तो चाइना बना रहा है या चाइना इनको ऑपरेट कर रहा है। ऑपरेट वाला ब्लू फंड जो इनको फंड कर रहा है, वो जो है वो थोड़ा सा जामनी कलर, और जो रेड है वो ऑपरेटेड एंड फंडेड बोथ, ठीक है। लेकिन इसमें जो सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज है ना, वो एक इक्वेटोरियल गिनी की एक बंदरगाह है।
ये इस तरफ तो जिबूती है ना, अच्छा चारों तरफ यानी एक तरह से जजीरा ही है ना, ऑस्ट्रेलिया की तरह एक बर्रे आजम है लेकिन एक तरह से जजीरा ही है क्योंकि चारों तरफ पानी है। तो ये जो है ये एक तरफ तो जिबूती है जो कि इंडियन ओशन की तरफ है, दूसरी तरफ जो है वो है अटलांटिक ओशन है, यानी इधर इंडियन ओशन है जहां जिबूती है, उधर जो है वहां पर इन्होंने अटलांटिक ओशन की तरफ, ये जो चार्ट है जिसमें एक स्पॉट नजर आ रहा है, इन्होंने इक्वेटोरियल गिनी के ऊपर भी एक यानी अटलांटिक की साइड के ऊपर भी अपनी इन्वेस्टमेंट पोर्ट्स पे शुरू कर दी है। ठीक है, यानी ये इधर भी है इधर। अच्छा अब ये नजर आया आपको, ये आपको रेड, ये यहां पर चाइना आ गया है। अच्छा अब ये जो पानी है ये अटलांटिक है, हाँ। और इसके उस तरफ क्या है, अमेरिका। सही सही। तो ये अगर आप इसको जूम आउट करेंगे तो आपको ये बिल्कुल ये अमेरिका है, वो अमेरिका आ गया, ये देखें ना उधर ऊपर नॉर्थ और ये सब। तो इशू ये है कि वो ना सिर्फ इंडियन बल्कि अटलांटिक ओशन की तरफ भी वो पूरा स्ट्रिंग को पल्स बना रहे हैं। सही, अमेरिका को इस तरह रीड करता है। ब्रेक ले लेते हैं, वापस आके बात करेंगे मजीद आपसे। नाज़रीन एक ब्रेक हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, सुलेमान शहबाज साहब ने वापसी के बाद अपना पहला बयान दिया है, कहते हैं कि नए इंतखाबात का फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा, फौज नहीं। इलेक्शन मेरे तो ख्याल है इनको आपस में बैठ के करना चाहिए, इलेक्शन कमीशन तक तो मामला नहीं जाएगा। मेरा ख्याल है कि ये सियासतदानों को खुद मामला तय करना चाहिए और मेरा ख्याल से ये हो भी जाए। गालिबन ये बैठे हैं और मेरी तो दुआ है कि ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं इस वक्त भी ये मामला जाएं, एक तगड़ी किस्म की इलेक्शन कैंपेन चले, मईशत बेहतर हो, बस थोड़ा सा लोगों में दोबारा डिप्रेशन से लोग निकलें, थोड़ा सा मुल्क आगे जाएगा और इंशाल्लाह जाना भी चाहिए। अच्छा अब इसमें जो मैं उस बात को जरा मुकम्मल करूं कि ये देखें ये किस तरह से हो रहा है। ये अफ्रीका, मैं इससे चंद दबा दूंगा, ये चाइना है और ये अफ्रीका है। ये अफ्रीका का वो साइड है अफ्रीका की, वो इंडियन ओशन वाली साइड को छोड़ दें आप, ये वो साइड है जो अटलांटिक को लगती है, और ये चाइना की वो साइड है जो पैसिफिक को लगती है, दरमियान में अमेरिका है। तो अगर चाइना अब इंडियन ओशन की तरफ नहीं अटलांटिक ओशन की तरफ भी बेसिस शुरू कर दी बनानी, और वो यहां तो चाइना खुद है, ठीक है ना, फर्स्ट लाइन ऑफ आइलैंड, सेकंड लाइन ऑफ आइलैंड, थर्ड लाइन ऑफ आइलैंड, इधर तो चाइना मौजूद है और इधर वो सामने जो है वो बिल्कुल अगर आप देखें तो एक तो ऐसी जगह आ जाती है जो बिल्कुल सामने नजर आता है। तो अब उसमें यह है कि वो इस तरफ आने का मतलब ये हुआ कि एक तरह से वो पहले तो इनसर्कल कर लिया ना उसने, जो चाइना को घेरना था तो चाइना ने इंडिया के गिर्द घेरा डाला, चाइना का जो कंटेन था वो कंटेन इंडिया हो गया, उल्टा ये प्लान था ना पूरा के चाइना को कंटेन करना है। अमेरिका की पॉलिसी थी, हाँ अमेरिका की भी, इंडिया की भी थी ना, तो उल्टा इंडिया कंटेन हो गया, बांग्लादेश, थाईलैंड, पाकिस्तान, उधर अफगानिस्तान भी गया, उधर सारा चारों कंटेन हो गया, इधर श्रीलंका भी, इधर। अब अमेरिका ये सोच रहा है कि एक मिनट ठहरो, उसको डालो साइड पे, ये हमारी कंटेनमेंट तो नहीं होने लगी कहीं कि हम दरमियान में हैं और इधर चाइना और इधर भी चाइना अफ्रीका में आके बैठ गया। तो भाईजान बेहतर यह है कि उससे पहले कि नौबत आ जाए वो 54 लोगों को जिनको घास नहीं डाली, एक समिट हुई आज तक, चाइना हर 3 साल बाद करता है समिट सारे। अच्छा रशिया मौजूद है, वैगनर उनका तो ग्रुप मौजूद है, और उनका जो बंदा छूट के गया था अभी वो जो विक्टर, रशिया वो जो असला बेचने वाला जो था, तो उसने जवान के बच्चे ने जाते ही वहां पे बिल्कुल आप समझें कि जो एक अल्ट्रा नेशनलिस्ट इंतहा पसंद जमात राइट विंग की है उसको ज्वाइन कर लिया है विक्टर बाउट ने, और वो पार्लियामेंट में आ रहा है। और ये वो जमात है जिसका मंशूर ये है कि पुरानी सोवियत यूनियन की रियासतों को वापस रशिया का हिस्सा बनना चाहिए, वो ज्वाइन कर लिया उसने जाते ही, अभी 2 दिन पहले छुटा है वो, बिल्कुल रिहाई हुई है बास्केटबॉल के। ठीक है, तो ये अब ये सारे जो इवेंट्स हो रहे हैं ना, इंडिया, चाइना, ईरान, अफगानिस्तान, मिडिल ईस्ट, ये मईशत आपकी आपके अंदरूनी ये डिप्रेशन लोगों में कि 7.5 लाख यूथ
यूथ ब्रेन ड्रेन, हाँ। वो मुल्क छोड़ के चली गई और जो रह गए पीछे वो भी चाहते हैं कि मुल्क छोड़ के चले सर जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। इससे हमें निकलना है और निकलेंगे बिल्कुल इंशाल्लाह। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नायला अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। जी डॉक्टर साहब। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदोनवाह के लोगों को सब ख्याल रखिएगा।